हेलो बच्चों। आज हम लोग गिरिधर की कुंडलियाँ, ये जो 9th स्टैंडर्ड आईसीएसई बोर्ड हिंदी की जो साहित्य सागर किताब है, उसमें की ये उसके पद में का ये एक पद्य है, यानी कि कविता है, जो कि है गिरिधर की कुंडलियाँ। और उसके कवि है गिरिधर कविराय। तो पहले हम जो गिरिधर कविराय हैं उनके बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इनका जन्म 1770 में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार नाम से गिरिधर कविराय भाट जान पड़ते हैं। शिवसिंह ने उनका जन्म संवत 1770 दिया है, जो संभवतः ठीक है। इस हिसाब से उनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। उनकी नीति कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध है। गिरिधर कवि ने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपना कविता का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। वही काव्य दीर्घजीवी हो सकता है जिसकी पैठ जनमानस में होती है। इन सब का अर्थ ऐसा है बच्चों कि ये जो कवि थे गिरिधर कविराय, ये सिर्फ कुंडलियां लिखते थे और ग्राम ग्राम यानी गांव गांव में उनकी कुंडलियां को वो प्रसिद्ध करते थे। इनफैक्ट वो प्रसिद्ध हो जाती थी और उनकी कुंडलियों में हमेशा एक लोगों के लिए संदेश रहता था। जो कुछ एक हम लोग जो प्रैक्टिकल जीवन जीते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या करना जरूरी है, ये सारी बातें उनके कविता में शामिल रहती थी। तो लोग उसे पढ़ते थे और उसके अनुसार लोग उसको मतलब बिहेव करते थे, वैसे रहने की कोशिश करते थे। तो उनकी कुंडलियों में, उनकी कविता में हमेशा लोगों के लिए कुछ अच्छे संदेश होते थे, एक अच्छी सीख होती थी। तो उसी तरह से उनकी कविता ये जो है गिरिधर की कुंडलियां, इस कुंडलियां में जो कि कुछ कुंडलियां यहाँ पर दी है इस पद्य में, तो 7 कुंडलियां दी है। तो इसी सातों कुंडलियों में हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जो कि हमारे प्रैक्टिकल जीवन में, हमारी जो लाइफ लाइफ में हम जीते हैं, उसमें जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों का इसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर बताया गया है, इस कुंडलियों में बताई गई है ये सारी बातें। तो हम लोग कुंडलियाँ क्या है वो भी देख लेते हैं कि कुंडलियाँ, गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ दैनिक जीवन की बातों से संबंध है और सीधी सरल भाषा में कही गई है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनकी जो कुंडलियाँ होती है वो दैनिक जीवन पर, यानी हम लोग जो प्रैक्टिकल जीवन, रोजमर्रा की जिंदगी जो है, इन जिंदगी में जो जो बातें होती है उससे संबंधित ही इस कुंडलियों में सारी बातें होती है और बड़ी ही सीधी और सरल भाषा में होती है। ज़्यादा ही इसके अंदर मतलब आप सिर्फ कुंडलियाँ भी पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे कि कविता में क्या बोला जा रहा है। वे प्रायः नीतिपरक है, जिनमें परंपरा के अतिरिक्त अनुभव का पुट भी है। कुछ कुंडलियों में साई छाप मिलता है, जिनके संबंध में धारणा है कि यह उनकी पत्नी की रचना है। तो चलो हम लोग ये पद्य देखते हैं। ये सारे कठिन शब्द हैं जो कि इस पद्य में आए हैं। तो हम लोग कुंडली 1 पढ़ेंगे। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ 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 तहाँ बचाव है अंग। जहाँ बचाव है अंग, झपटी कुत्ता कहे मारे, दुश्मन दावा गिर होवे तिनहु को झारे। कहे गिरिधर कविराय सुनो हो दूर के बाटी, सब हथियार न छाड़ी हाथ में लीजे लाठी। अभी यहाँ पर ना इसकी बातें हो रही, किस चीज की, लाठी की बात हो रही। किस चीज की बात हो रही है यहाँ पर, लाठी की। यानी कि हमें लाठी, किस किस लाठी मतलब स्टिक, जो वुडन स्टिक होती है, वो वुडन स्टिक हमें किस किस चीज में काम आती है। अब देखो बच्चों, ये जो सारी जो बातें हैं ना, ये 17 सेंचुरी की बातें हैं। तब जब लोग गांव गांव, इस गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए जब ट्रैवल करते थे, तो उन्हें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये इस कविता से हमें समझ में आता है कि अगर हमें एक गांव से दूसरी तरफ जाना है, ट्रैवल करना है, तो तभी कोई व्हीकल नहीं था, कोई बैलगाड़ी या मोटरसाइकिल या ऐसा कुछ चीजें नहीं थी। लोग पैदल ही सफर किया करते थे। तो उस पैदल सफर करने के वक्त ये जो लाठी है, ये स्टिक बड़ी काम में आती थी। तो अब ये स्टिक कैसे काम में आती थी, तो पहले वाले में क्या बोला है, लाठी में गुण बहुत सदा रखिए संग, कि लाठी में बहुत सारे गुण हैं, आपको हमेशा अपने पास इस लाठी को रखना चाहिए। तो क्यों रखना चाहिए, तो सबसे पहले तो अगर
नदी नदी से हम लोग इस पार से उस पार जाना है हमको, तो वो नदी का नाप कैसे ले पाएँगे? वो कितनी गहरी है, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो उस गहरी नदी को पता लगने के लिए क्या करते हैं, काठी का सहारा लेते हैं, लाठी का सहारा लेते हैं, आपके स्टिक का सहारा लेके हम उसको नाप सकते हैं कि ये नदी कितनी गहरी है, रिवर कितनी गहरी है। फिर वो जगह-जगह पे जो ये होते हैं, नाले होते हैं, उस नाले को भी उसका नाले का भी हम लोग मेजरमेंट लेके ये तय कर सकते हैं कि बाबा ये कितनी डीप है, ये कितने डीप है या नहीं, इसमें चला जा सकता है या नहीं। मतलब कि हमें लाठी का सहारा हम उस वक़्त ले सकते हैं। फिर उसके बाद जहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता कहे मारे, यानी कि अगर हम एक गाँव से दूसरे गाँव में कहीं भी ट्रैवल करते हैं, अननोन पर्सन को कोई कुत्ता देखता है तो ऑब्वियसली वो कुत्ते आँग पे भौंकते हैं, काटने को आते हैं। तो उस वक़्त ये लाठी काम आती है उनसे बचाव के लिए, उनसे हम बचाव कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर कोई दुश्मन दावागीर होवे तिन्हों को झारी, अगर कोई दुश्मन हमें अटैक करता है, कोई दुश्मन हो या अटैक करता है या चोर जो भी लफंगे ये अगर हमें अटैक करते हैं ट्रैवल के दौरान, तब ये लाठी हमें काम आती है अपने बचाव के लिए। इसलिए कह गिरिधर कविराय सुनो हो दूर के बाटी, सब हथियार न छाड़ी हाथ में मह लीजिए लाठी। इसके लिए कवि क्या कहते हैं कि सारे हथियार बाजू को रख लो, कोई हथियार काम नहीं आएगा, लेकिन जो लाठी है, अगर आप वुडन स्टिक यानी लाठी अपने अपने पास रखते हो तो इतने सारे कामों में ये लाठी काम आती है। ठीक है, तो अभी हम इसका भावार्थ अच्छे से पढ़ते हैं। कवि गिरिधर कविराय ने उपर्युक्त कुंडली में लाठी के महत्व की ओर संकेत किया है। किसकी ओर संकेत किया है? लाठी के महत्व की ओर संकेत किया। हमें हमेशा अपने पास लाठी रखनी चाहिए, क्योंकि संकट के समय वह हमारी सहायता करती है। गहरी नदी और नाले को पार करते समय मददगार साबित होती है। जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, यदि कोई कुत्ता हमारे ऊपर झपटे तो लाठी से हम अपना बचाव कर सकते हैं। जब दुश्मन अपना अधिकार दिखाकर हमें धमकाने की कोशिश करे, तब लाठी के द्वारा हम अपना बचाव कर सकते हैं। अतः कवि पथिक को संकेत करते हुए कहते हैं कि हम सभी हथियारों को त्याग कर सदैव अपने हाथ में लाठी रखनी चाहिए, क्योंकि वह हर संकट में उभरने में हमारी मदद कर सकता है। तो यहाँ पर कविराय ने किस चीज का महत्व बताया है? एक सिंपल सी लाठी का महत्व बताया है। तो उस लाठी में क्या क्या गुण होते हैं ये बताया है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जाते हैं दूसरी कुंडली में। अब दूसरी कुंडली में क्या है, यही जब ट्रैवल करते हो तो कौन सी चीज जरूरी होती है, तो ये एक दूसरी चीज है जिसको बोलते हैं कंबल। तो कंबल इन द सेंस मतलब कि एक चादर बोल सकते हो। कंबल मतलब चादर जो पतली सी होती है ना, जिसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं, तो उसका यहाँ पर उन्होंने बेनिफिट बताया, उसका महत्व बताया। तो कंबल यानी जाड़ा वाला कंबल नहीं, यहाँ पर कंबल का अर्थ होता है एक चादर बोल सकते हैं हम इसको। तो शुरू करते हैं। कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम, कांसा मलमल वाफता उनकर राखे मान। अभी यहाँ पर कमरी कमरी मतलब कंबल बोला है, यहाँ पर कमरी का अर्थ होता है कंबल। ये कंबल जो है वो थोड़े दाम में आती है, मतलब ये बड़े ही चीप में आती है, यानी कि कम कीमत में आती है, लेकिन उसके फायदे बहुत है, उसके वो बेनिफिट बहुत है, हमारे काम में बहुत आती है, बहुत आवे काम लेकिन हमारे काम में बहुत आती है। खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखो मान। अब लेकिन अगर हम मलमल का मलमल यानी जाड़ा, मखमल मलमल जो भी होता है जाड़ा वाला, अगर ब्लैंकेट यहाँ पर बोला जाएगा, अगर हम लोग वो लेंगे तो वो काम नहीं आएगा, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको कैरी करना, उसको साथ में लेकर चलना, ये सही नहीं होता है, मतलब हमको कंफर्टेबल नहीं होता है। इसलिए वो क्या बोलते हैं, कवि क्या कह रहे हैं कि कंबल यानी कि जो चादर है वो ज्यादा ईज़ी रहती है कैरी करने के लिए। तो उसी सिलसिले में वो कहते हैं कि मलमल का जो ब्लैंकेट वगैरह होगा, अगर आप ब्लैंकेट मलमल का लेके, यानी हेवी होता है वो, अगर वो लेकर आप ट्रैवल करोगे, सफ़र करोगे, तो आपको वो जमेगा नहीं। इसलिए आप अपने साथ में क्या कर रखिए, एक चादर यानी कंबल रखिए। अब उसके फ़ायदे क्या है सुनिए। उनकर राखे मान बंद जहे आड़े आवे, बकूचा बांधे मोट राती को झारी बिछावे। यानी हम उसको क्या कर सकते हैं, अगर वो हम लेके चले, हुँ, उसको हम उसके अंदर कुछ भी सामान बाँध कर, यानी वो चादर होती है, अगर उसमें हमारे जो एक्स्ट्रा सामान होता है, वो एक्स्ट्रा सामान को भी हम उसमें रख कर उसकी गाँठ बाँधकर एक पोटली टाइप बना सकते हैं। हाँ, और उस पोटली को आराम से अपने बैक पे लेके यानी पीछे लेके हम उसको कैरी करके आराम से
चल सकते। और इस बीच अगर रात होती है, कहीं हमको ठहरना है, तो क्या करते हैं, हम उस पोटरी को खोल देते हैं, उस गठरी को खोल देते हैं और उस चादर का उपयोग हम किस चीज के लिए लेते हैं, बिछाने के लिए उसका उपयोग लेते हैं। तो या फिर बिछाना नहीं तो हम उसको ओढ़ने के लिए उसका उपयोग करते हैं। कहे गिरिधर कविराय मिलते हैं थोड़ी दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। तो कवि के गिरिधर क्या कहते हैं कि ये जो कमरी है, यानी जो ये जो कंबल है, बड़े ही थोड़े कीमत में, यानी महज एकदम थोड़े कीमत में हमें ये मिलती है, तो ये हमारे लेकिन बहुत काम आती है। ठीक है, तो अभी हम इसका भावार्थ पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। उपयुक्त कुंडली में गिरिधर कविराय ने कंबल के महत्व को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। कंबल बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है, परंतु वो हमारे ओढ़ने, बिछाने आदि सभी कामों में काम आता है। वह दूसरी तरफ मलमल की रजाई रखने में सुंदर और मुलायम होती है। हाँ, मुझे यही बोलना था कि मलमल की जो रजाई होती है, जिसको हम ब्लैंकेट भी बोलते हैं, जो हम ठंडी में यूज करते हैं, तो वो मलमल की रजाई देखने में सुंदर और मुलायम तो होती है, किंतु यात्रा करते समय, यात्रा मतलब कि ट्रैवल, यात्रा करते समय उसे साथ रखने में बड़ी परेशानी होती है। अब कंबल जो है, कंबल को किसी भी तरह बांध कर उसकी छोटी सी गठरी बनाकर अपने पास हम रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर रात में उसे बिछा कर सो भी सकते हैं। अतः कवि कहते हैं कि भले ही कंबल की कीमत कम है, सुनिए, भले ही कंबल की यानी चादर की कीमत कम है, परंतु उसे साथ रखने में हम सुविधानुसार समय समय पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दूसरी कुंडली में क्या था, कंबल के बेनिफिट बताए हुए थे। अब तीसरी कुंडली में देखते हैं क्या करते हैं। अब यहाँ पर ट्रैवलिंग का कोई नहीं है, यात्रा के लिए वो जो दो चीजें थी, एक लाठी और एक कंबल, उसके बेनिफिट बताया था। अब यहाँ पर यात्रा से रिगार्डिंग कुछ नहीं है, यहाँ पर एक मनुष्य के बारे में बोला गया है कि मनुष्य के आंतरिक गुणों की चर्चा की है, मतलब मनुष्य के अंदर कौन से गुण होते हैं उसकी चर्चा की गई है। तो मैं पढ़ती हूँ। गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोयला शब्द सुने सब कोई। अब यहाँ पर गुण, गुण का अर्थ है क्वालिटी। अगर आप में यहाँ पर बोले है कि अगर अच्छे गुण किसी में होते हैं तो उसके ग्राहक सब होते हैं। ग्राहक का अर्थ यहाँ पर है, ग्राहक ग्राहक का अर्थ यहाँ पर ऐसा है कि अगर किसी में अच्छे क्वालिटी होते हैं ना, तो उस इंसान को सुनने के लिए सारे लोग बैठे होते हैं, उसका सारे हर कोई सुनेगा। लेकिन जिसमें कोई गुण नहीं होते हैं, कोई क्वालिटी नहीं होती है, उसको कोई लोग पूछते भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई क्वालिटी है ही नहीं। सेम उसी तरह इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कोयल और कौवा। कौवा मीन्स क्रो, कोयल मीन्स ककू। दोनों के दिखने में सेम है, दोनों दिखाई देने में तकरीबन सेम है, दोनों भी काले हैं। करेक्ट। यहाँ पर कागा मतलब कि कौवा, यानी ये क्रो, एंड कोकिला मीन्स ककू। ये दोनों भी दिखने में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, काले ही होते हैं, लेकिन दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। दोनों की क्वालिटी क्या है, अलग अलग है। क्योंकि कौवा जब काव 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 करता है तो इरिटेट होता है, उसे कोई लोग सुनना पसंद नहीं करते। और कोकिला जो होती है, जब बरसात आने के पहले जो चहकती वो है, जो गाना गाती है, तो उससे सुन के हमको बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही आस्वाद आता है, यानी एकदम हम तरंग में चले जाते हैं कि इतना ब्यूटीफुल ये गा रही है। तो ठीक उसी तरह अगर मनुष्य में अच्छे गुण होते हैं, क्वालिटीज होती है, तो उस मनुष्य को सुनने के लिए काफी सारे लोग होते हैं। लेकिन अगर किसी में कोई क्वालिटी नहीं होती है तो लोग उसके पास भटकते भी नहीं, पूछते भी नहीं है उसको। ठीक है, उसके बाद यही सेम जो मैंने बोला, शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावने, यानी सब जन जो है कोयल को सुनते हैं, उसको सुहावना मानते हैं, यानी उसको सुन के बड़े ही आनंदित होते हैं। दो के एक रंग काग सब भय अपावन, दोनों के भी रंग एक ही जैसा है, दोनों का यानी कोयल और कौवा, इन दोनों का रंग तो एक ही है। लेकिन काग यानी कौवे से सबको इरिटेशन होता है, अपावन होता है, इरिटेशन होता है। कहे गिरिधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। यानी गुणवान व्यक्ति के सारे लोग क्या होते हैं, मतलब क्या बोलेंगे उसको, भक्त होते हैं, भक्त ही बोला जाएगा ना। कि गुणवान लोगों के, गुणवान जो अगर गुणवान व्यक्ति है तो उसको चाहने वाले लोग, हाँ, उसको मानने वाले लोग, उसको पूछने वाले लोग ज्यादा होते हैं। लेकिन जो गुणहीन व्यक्ति है,
गुणहीन मतलब जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, उसको मानने वाले कोई नहीं होते। उस व्यक्ति को, गुणहीन व्यक्ति को कोई महत्व नहीं होता। तो ये कुंडली में वही बोला गया है। तो सीधा सीधा संदेश है, आपको उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया है कि अपने अंदर हर एक इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है। कुछ जानबूझकर वो क्वालिटीज दिखाता नहीं है, है ना? ऐसा भी होता है। कोई ईगो के आगे, कोई घमंड के आगे, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो अपनी क्वालिटी अच्छा ही नहीं बताता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा संदेश दिया है कि हमें हमारे गुणों के साथ अच्छा रहना चाहिए, यानी हमारे अंदर जो भी अच्छी क्वालिटी है वो दिखानी चाहिए। अगर वो अच्छी क्वालिटी हम दिखाएंगे तो जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमसे खुश रहेंगे। तो हम यहाँ पर इस कुंडली का 3 जो है उसका भावार्थ पढ़ेंगे कि प्रस्तुत कुंडली में गिरिधर कविराय ने मनुष्य के आंतरिक गुणों की चर्चा की है। मनुष्य की पहचान उसके गुणों से ही होती है। गुणी व्यक्ति को हजारों लोग स्वीकार करने को तैयार रहते हैं, लेकिन बिना गुणों के समाज में उसकी कोई महत्ता नहीं। जिस प्रकार कौवा और कोयल रूप रंग में समान होते हैं, किंतु दोनों की वाणी में जमीन आसमान का फर्क है। कोयल की वाणी मधुर होने के कारण वह जनमानस में प्रिय है, यानी कोयल की जो वाणी है, बोली है, वो बड़ी मधुर है, इसलिए वो लोगों में प्रिय है। वही दूसरी ओर कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण सभी को अप्रिय है, यानी इरिटेट लगता है हमको। कौवे की काएं काएं जो है इरिटेट लगती है। इसलिए अतः कवि कहते हैं कि हमें अपने मन में इस बात की गांठ बांध लेनी चाहिए कि इस संसार में गुणहीन व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। हर कोई जो है वो गुणवान व्यक्ति को ही पूछता है। अब नेक्स्ट जो है वो कुंडली 4 है। अब 4 वाली कुंडली में क्या है, देखो यहाँ पर इस कुंडली में कवि ने समाज के रीति रिवाज पर व्यंग किया है, मतलब टॉन्ट किया है। व्यंग मतलब बोलेंगे हम, टॉन्ट किया है उस पर, समाज के रीति रिवाज पर। अब ये रीति रिवाज क्या है वो हम पढ़ के देखेंगे। साई सब संसार में, साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार। देखिए ये मैं अगर पढ़ लूं, ये अगर मैं पढ़ लूं तो ही आपको समझ में आया 2 सेंटेंस में कि इसका मतलब क्या है। कि साई सब संसार में, सारे के सारे संसार में मतलब का व्यवहार होता है, मतलब सबके सब सेल्फिश का व्यवहार होता है। जब जब तक हमारे पास पैसा होता है या किसी मनुष्य के पास पैसा होता है, उसके पॉकेट में पैसा भरपूर होता है, तब सारे के सारे लोग उसको चिपके पड़े होते हैं, सारे के सारे लोग उसको पूछते हैं। जब उसके पास में पैसा होता है तब ताको यार, यार संग ही संग डोले। और दोस्त भी ऐसे होते हैं कि अगर उसके पास पैसा है तो उसके साथ ही हिलते डुलते हैं, उसके आजू बाजू अगल बगल फिरते रहते हैं। लेकिन पैसा रहन पास यार मुख से नहीं बोले। लेकिन अगर वही पैसा खत्म हो जाता है उस दोस्त के पास, उस मनुष्य के पास, तो उसके पास कोई भी नहीं भटकता है। एक सादा सा एग्जाम्पल है कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, भरपूर पैसे से वो परिपूर्ण होता है, तो वो एक गुड़ की तरह होता है। गुड़ मतलब मीठा जो होता है ना, गुड़, गुड़ की तरह होता है। और जो आजू बाजू के लोग हैं वो उसके ऊपर चिपकते हैं। आजू बाजू के लोग जो हो गए ना, अपने इंसेक्ट, जैसे कि मुंगिया है ना, मुंगी, एंड्स, ये गुड़ पे कैसे चिपकती है। क्यों चिपकती है? क्योंकि वो अट्रैक्ट होती है, उसको मीठा लगता है, वहां से उसको फायदा मिलता है, वो खाती है उसको। लेकिन जैसे ही गुड़ का मिठास अगर कम हो गई तो अपने आप वो चींटियां भी वहां से चली जाएंगी। सेम उसी तरह, सेम उसी तरह कि जो लोगों के पास पैसा होता है उसी के जो सारे मित्र रहते हैं उसके आसपास घूमते रहते हैं। लेकिन अगर उसके इसका धन समाप्त हो जाएगा तो यही मित्र जो है वो अपना मुंह मोड़ लेते हैं, ये संकट के समय उसका साथ नहीं देते। तो हम लोग इसका भी भावार्थ पढ़ेंगे। प्रस्तुत कुंडली में गिरिधर कविराय ने समाज की रीति पर व्यंग किया है तथा स्वार्थी मित्र के संबंध में बताया है। कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी मतलबी है, बिना स्वार्थ के कोई किसी से मित्रता नहीं करता। जब तक मित्र के पास धन दौलत है तब तक सारे मित्र उसके आसपास घूमते हैं। मित्र के आसपास जैसे ही धन समाप्त हो जाता है सब उससे मुंह मोड़ लेते हैं, संकट के समय भी उसका साथ नहीं देते हैं। अतः कवि कहते हैं कि संसार का यही नियम है भाई, संसार का यही नियम है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी का सगा संबंधी नहीं बनता। सब, हर कोई अपने स्वार्थ के पीछे पड़ा है, हर कोई मतलबी है। जिसके पास अगर काम निकलता हो तो वो दोस्त है, अगर उसके पास अपना काम नहीं निकलता है तो वो दोस्त नहीं है। अगली कुंडली है 5। अब इसमें
जो यहाँ पर एक एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवी व्यक्ति और बिना अनुभवी व्यक्ति इसका कंपैरिजन बताया है कि अनुभवी व्यक्ति से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। अगर हम किसी की संगत में रहते हैं या हमें कोई डिसीजन लेना है और हम अगर किसी अनुभवी यानी एक्सपीरियंस व्यक्ति को पूछते हैं तो ऑब्वियसली वो हमको सही राय देगा क्योंकि वो अनुभवी व्यक्ति है, उसने एक्सपीरियंस किया है चीज़ों में। तो उसी के बारे में ये कुंडली। रहिए लटपट काटी दिन बरु घाम माँ सोए छा न बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड जो अनुभवी व्यक्ति है उसकी तुलना एक बड़े मोटे से घने से तरु तरु मतलब कि झाड़ पेड़ पेड़ से किया है। किसका? अनुभवी व्यक्ति का। जब हम थक जाते हैं, हम कहीं चले जाते हैं, मतलब हम चले जाते हैं मतलब कि हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो अगर हमको धूप लगती है और अभी हमको ऐसा लगता है कि हमको आराम करना चाहिए, तो उस वक़्त हमने हमें क्या करना चाहिए कि एक मोटा-सा तना वाला यानी जूना, बहुत जूना दिख समझ में आ जाता है, मोटा-सा तना होगा तो बहुत जूना पुराना पेड़, वो समझ में आ जाता है। तो उस पेड़ के नीचे जिसमें वो पूरा घना है, तो उसके नीचे हमें विश्रांति करनी चाहिए। और हमें ऐसा ही पेड़ ढूँढना चाहिए जो कि बहुत पुराना है, जिसकी छाँव बड़ी घनी है और हम वहाँ पर आराम से विश्राम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन वहाँ पर कोई आंधी-तूफ़ान भी आता है ना, तब भी वो पेड़ जो है वही डटे के डटे रहेगा क्योंकि वो बहुत साल पुराना है। उसने काफ़ी सारे हवा, झोंके या फिर तूफ़ान देखे हैं और वो डटा रहा है। तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर हम विश्राम करने के लिए या आराम करने के लिए दुबला-पतला सा, नया-नया, अभी आया हुआ पेड़ जो है, उसके नीचे अगर हम लोग विश्राम करते हैं, एक तो हमें उसकी छाया नहीं मिलेगी, करेक्ट? एक तो हमें उतनी धूप से संरक्षण नहीं मिलेगा। दूसरी ये बात ये कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आ जाती है, तो वो वृक्ष जो है, जो पेड़ जो है, वो टूट जाएगा और वही वृक्ष हमारे आँख पर गिर गया, अगर हम पर गिर जाता है, तो वो हमें नुकसान देता है। तो ठीक उसी तरह अगर हमारे जीवन में हमें कोई डिसीजन लेना होता है या फिर कोई भी बात पूछनी होती है तो हमें एक अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत होती है, ना कि नए-नए जो सीख रहे हैं, नए-नए अभी-अभी जो है व्यक्ति है उनसे हम कोई भी राय नहीं ले सकते। तो ये वही है, देखिए रहिए लटपट काटी दीन बरु घामे माँ सोए छा न बाकी बैठिए जो तरु पत्रो है। जो तरु पत्रो होए एक दिन धोखा देहे जा दिन भय बयारी टूटी जब जर से जहे। कहे गिरिधर कविराय छा मोटे की गहिए पाती सब जरी जाए तऊ छाए तरु छाया में रहिए। यानी तरु यहाँ पर तरु का अर्थ होता है पेड़, पेड़ की बात कर रहे हैं। तो इसका हम लोग सीधे से अभी इसका ये पढ़ेंगे भावार्थ क्योंकि मैंने एक्सप्लेन तो कर चुकी हूँ। उपयुक्त कुंडली में गिरिधर कविराय ने अनुभवी व्यक्ति की विशेषता बताई। जैसे मैंने आपको बोला कि अनुभवी व्यक्ति की विशेषता बताइए। अनुभवी व्यक्ति को एक जाड़े, मोटे और बहुत पुराने पेड़ से कंपेयर किया गया है। कवि के अनुसार हम पतले पेड़ की छाया में हमें हमें पतले पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वह आंधी तूफान के आने पर टूटकर हमारे प्राण संकट में भी डाल सकता है। इसलिए हमें सदैव मोटे और पुराने पेड़ों की छाया में आराम करना चाहिए क्योंकि उसके पत्ते झड़ जाने के बावजूद भी वह हमें पूर्ववत शीतल छाया प्रदान करते हैं। अतः इसीलिए अतः का अर्थ होता है इसीलिए हमें अनुभवी व्यक्तियों की संगति में रहना चाहिए। किसकी संगति में रहना चाहिए हमें? अनुभवी व्यक्ति यानी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के संगत में हमें रहना चाहिए क्योंकि अनुभवहीन व्यक्ति हमें पतन की ओर ले जा सकता है। अनुभवहीन जो व्यक्ति होगा वो हमें पतन मतलब नष्ट की ओर यानी हमें कुछ उनसे नुकसान ही होगा, बस उस तक ही लेके जा सकता है। लेकिन अनुभवी यानी एक्सपीरियंस व्यक्ति के साथ अगर हम रहते हैं तो हमारी तरक्की जरूर हो सकती है, हमारा प्रोग्रेस, हमारी प्रगति जरूर हो सकती है। कुंडली 6। अब इसके अंदर परोपकार का महत्व बताया गया है कि हमें दूसरों पे उपकार करना या दूसरों पे दया करना या दूसरों की हेल्प करना क्यों जरूरी है, ये बताया है। पानी बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम दो हाथ उलीचिए सही यही सयानो काम। अगर अगर आप यानी कि ये बहुत ज्यादा
पैसे वाले व्यक्ति, जो श्रीमंत व्यक्ति होते हैं, जिसके पास बहुत सारा पैसा, अमीर लोगों की बात की है। ये अमीर लोगों की तुलना उन्होंने एक नाव से की है। नाव मतलब कि बोट, छोटी सी बोट जो होती है उससे तुलना की है। अगर वो नाव या बोट पानी में बह रही है और उसमें एक खड्डा हो जाता है कुछ समथिंग, और उसके अंदर पानी भरने लगता है, पानी भरता है, तो हम क्या करेंगे? पानी दोनों हाथों से उठा उठा के पानी क्या करेंगे? निकाल के बाहर फेंकेंगे ना, राइट? अगर पानी बह उसके अंदर आ जाता है नाव में, तो हम क्या करेंगे? अपने दोनों हाथों से जिद्दोजहद लगा के उस पानी को कम करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी नाव डूबे ना। यही सयानो काम राम को सुमरिन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरिधर कविराय बड़ेन की, सॉरी, बड़ेन की याही बानी, चालिए चाल सुचाल, राखिए अपना पानी। इसका मतलब क्या है कि कवि कहते हैं कि जिस प्रकार नाव में पानी बढ़ जाने पर दोनों हाथों से पानी बाहर निकालने का प्रयास करता है, अन्यथा नाव डूब जाने का भय रहता है, उसी प्रकार घर में अगर ज्यादा धन दौलत आ जाने पर हमें उसे परोपकार में लगाना चाहिए। किस में लगाना चाहिए? अगर हमारे पास ज्यादा धन दौलत है, हाँ, तो उसको हमें किस में लगाना चाहिए? परोपकार में लगाना चाहिए। कवि के अनुसार अच्छे और परोपकारी व्यक्तियों की यही विशेषता है कि वे धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, समाज में अपना मान सम्मान बनाए रखते हैं। और समाज में क्या रखते हैं? अपना मान सम्मान रखते हैं। तो इन जो पंक्तियों का, सॉरी, इन जो कुंडलियों का यही मीनिंग है कि अगर हमारे पास ज्यादा धन दौलत आ जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? परोपकार करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के मदद करने के लिए वो धन संपत्ति इस्तेमाल करनी चाहिए। उससे क्या होगा? दूसरों की भलाई हो जाएगी और समाज में अपना भी मान सम्मान टिके रहेगा या बढ़ता रहेगा। लास्ट कुंडली में कुंडली में कवि ने हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार रहने के लिए कहा है। सामर्थ्य मतलब स्टेटस, कि हमारी लेवल, स्टेटस, हम क्या है, उस तरीके से हमें रहना है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जैसे कि अगर राजा का दरबार लगा हो, राजा का दरबार लगा हो और तुम वहां पर जाते हो और तुम्हें जहां नहीं बैठना चाहिए वहां तुम बैठ जाते हो, और फिर वहां से तुमको उठाया जाता है कि उठो, ये तुम्हारी जगह नहीं है। तो उस वक्त जो इंसल्ट होता है, जो अपमान होता है, उससे बचने के लिए तुमको ये समझना चाहिए कि तुम्हें कहाँ बैठना चाहिए। आपकी जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हमें वही बैठना चाहिए जहां से हमें कोई उठाए नहीं। ठीक है। उसके बाद बिना पूछे किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहिए। यानी कि बिना मतलब की बात, यानी आपसे कोई कुछ पूछ नहीं रहा है लेकिन फिर भी आप उसको उसका जवाब दे रहे हो, तो वो नहीं देना चाहिए। उस और दूसरी बात ये कही यहाँ पर कि बिना मतलब के हंसना नहीं चाहिए, अननेसेसरी हंसना भी नहीं करना चाहिए। और अपने काम जो है ना, वो समय पर करना चाहिए। और जल्दबाजी में, यानी वेरी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वो जो राजा है वो नाराज हो जाए। तो यहाँ पर राजा का दरबार की बात हो रही है, यानी कि वो राजा के टाइम की बात हो रही है। मैंने तो आपको पहले ही बोला कि ये 1717 सेंचुरी के टाइम पे ये सारी कुंडलियाँ लिखी है। तो उसी वक्त की ये बात है कि राजा के दरबार में जय समाया पाए, साई तहाँ न बैठिए, जहाँ कोई कोई देव उठाए, जहाँ कोई दय उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हाय, बात पूछे ते कहिए। यार यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि अगर तुम राजा के दरबार में जाते हो तो तुम्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के, यानी अपने स्टेटस के हिसाब से ही वहां पर बिहेव करना चाहिए। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार राजा के दरबार में हमें समय पर ही जाना चाहिए। कब जाना चाहिए? समय पर ही, ऑन टाइम। और ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए जहां से कोई हमें उठा दे। क्योंकि अगर राजा के दरबार में आप गए और आपने प्रधान की जगह पर वहां पर प्रधान किया, मतलब बैठ गए आप प्रधान की जगह पे, तो ऑब्वियसली आपको वहां से उठाया जाएगा। तो उस वक्त आपका क्या होगा? अपमान हो जाएगा। तो इस अपमान से बचने के लिए हमारे सामर्थ्य के अनुसार हमें अपनी जगह चुननी चाहिए। दूसरी बात, कवि कहते हैं कि बिना पूछे किसी प्रश्न का जवाब देना नहीं चाहिए, बिना मतलब के हंसना भी नहीं चाहिए। हमें अपना हर कार्य समय अनुसार ही करना चाहिए। जल्दबाजी में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे राजा नाराज हो जाए। तो देखिए बच्चों,
ये सारे के सारे 7 कुंडलियाँ थी और इन सातों कुंडलियों में कविराय ने हमें कुछ ना कुछ संदेश, कुछ ना कुछ मैसेज दिया ही है, जिसके हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में यानी जो हम लोग लाइफ जीते हैं, उसमें हमें ये सारी चीज़ें काम आती हैं। परोपकार करना अच्छी बात है, बिना वजह बात करना अच्छी बात है, बिना वजह बात करना ये बुरी बात है, सॉरी। मतलब जितनी बात करनी चाहिए उतनी ही करनी चाहिए, जिसने प्रश्न पूछा है उसको ही जवाब देना चाहिए, बिना वजह हँसना नहीं चाहिए। ये सारी बातें तो कॉमन है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब ये ऐसी कुंडलियाँ पढ़ते हैं तो और हमारे दिमाग में आ जाती है ना। हुँ, इसलिए ये बड़ी ही बहुत अच्छे सातों के साथ कुंडलियाँ हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी कुंडलियाँ समझ में आई होंगी, ठीक है? और भी इससे ज़्यादा आगे के भी चैप्टर्स अगर आपको चाहिए होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, मैं आगे के भी चैप्टर्स ज़रूर पढ़ाऊँगी। तो बच्चों टेक केयर, बाय-बाय।